जी स्टूडेंट्स, कल हमारी बात हुई थी जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की, और बिहेवियर में हमने बात की थी फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। और आज हमने बात करनी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। सेमी वेरिएबल मींस इसको हम बोलेंगे मिक्स कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो दो कॉस्ट का मिक्सचर है। सेमी का मतलब होता है कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल। तो यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो मिक्सचर होती हैं दो कॉस्ट का। जैसे कि अगर हम बात करें सैलरी, एक वर्कर को हम सैलरी देते हैं, साथ कमीशन भी देते हैं, तो सैलरी प्लस कमीशन इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें टेलीफोन बिल का, जो लैंडलाइन का टेलीफोन बिल आता है ना, लैंडलाइन का जो टेलीफोन है या पोस्ट पेड कनेक्शन जो होता है, उसमें एक तो आपका लाइन रेंट होता है प्लस आपके कॉल चार्जेस होते हैं, राइट जी। सो लाइन रेंट प्लस कॉल चार्जेस जो है दैट इज द सेमी वेरिएबल। इसमें फिक्स क्या होगा, फिक्स क्या होगा जी, लाइन रेंट। लाइन रेंट क्या होता है, फिक्स चार्जेस होते हैं। जैसे आपके बिजली का मीटर होता है ना लगा हुआ घर में, तो उसका मीटर चार्जेस आते हैं कुछ, और उसके बाद बिजली का बिल भी आ रहा होता है, यानी कि जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए होंगे वो वेरिएबल होगा, और जो आपका मीटर का रेंट है वो फिक्स्ड होगा। ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ये जरा देख लीजिएगा। अगर आप ये टोटल पे ग्राफ बना रहे हैं, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, तो यहाँ पे हम डॉलर का साइन लेंगे वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे हम लेंगे एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन टोटल फिक्स कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, और उसके ऊपर हम वेरिएबल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, और इधर से लेके इधर तक इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट है, जिसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं जी, सेमी वेरिएबल। टोटल कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो नाम है, एक तो इसको हम मिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं, और साथ साथ हम इसको टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। टोटल मींस क्या, जो दो चीजों का मिक्सचर है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नोटेड, याद रहेगा। अच्छा, अब सेमी वेरिएबल का ग्राफ जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरह का नजर आए, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह भी नजर आ सकता है आपको, क्योंकि इसके अंदर फिक्स भी है और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी है। ये जो लाइन आपको ऐसे स्ट्रेट नजर आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। उसके बाद ऐसे भी आप दोबारा फिक्स भी कर सकते हैं। अब फिक्स भी है वेरिएबल भी है, दोनों कॉम्बिनेशन है, ये भी सेमी वेरिएबल का ग्राफ है। अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह का हो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, यहां से मैं लाइन शो कर रहा हूं, ये भी ग्राफ किसका है, सेमी वेरिएबल का है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ को शो करने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि हमारा ग्राफ सिर्फ यही नजर आ रहा हो। हमारा सेमी वेरिएबल का ग्राफ कुछ इस तरह भी हो सकता है, ये भी सेमी वेरिएबल है। पहले क्या है, स्ट्रेट लाइन फिक्स को शो कर रही है, फिर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, फिर फिक्स हो गई, ये भी ग्राफ सेमी वेरिएबल का। अच्छा, अगर हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट पे ग्राफ बनाना है तो वो कैसा नजर आएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट का ग्राफ कुछ इस तरह नजर आता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब मुझे बताएं, ये जो लाइन स्ट्रेट है ये किसको शो कर रही है, ये वाली, ये डॉलर पर यूनिट है, पर यूनिट का ग्राफ है। आपने कल पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, मैंने आपको दोनों का ग्राफ पर यूनिट वाला दिखाया था। मैंने आपको दोनों का ग्राफ पर यूनिट पे दिखाया था। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको शो कर रही है, गलत, गलत, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। यहां पे क्या लिया है वाई एक्सिस पे, डॉलर पर यूनिट, ये ग्राफ पर यूनिट का है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, अब
ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। और ये जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी डिक्रीज, मैं आपको हॉस्टल की एग्जांपल भी दे रहा था, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट है। यानी कि एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है जो जो ज़्यादा यूनिट्स आप बनाते हैं। चाइना वाले अपनी फिक्स कॉस्ट को इसी तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ताकि उनकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाए। ये ग्राफ इस तरह भी बन सकता है। अब इसके नीचे नीचे क्या है, अगर मैं नीचे लाइन ड्रॉ कर दूं, नीचे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये क्या है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। मैंने कल आपको दोनों चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इक्वल भी डिक्रीज कर सकती है, अगर इक्वल डिक्रीज कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, और अगर अनइक्वल डिक्रीज है तो वो क्या आएगी, वो कर्व की फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये ग्राफ आपको आगे कंफ्यूज करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे वो पूछता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बनाने नहीं आएंगे आपको, इंटरप्रेट करना आएगा। आगे चलते हैं, आखिरी कैटेगरी की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में हम बात करने लगे हैं स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट की। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट से मुराद क्या है, ऐसी फिक्स कॉस्ट जो स्टेप्स में बढ़ती है। देखो नॉर्मली जो फिक्स कॉस्ट होती है ना उसमें कोई चेंज नहीं आता, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज आ जाएगा ना तो वो स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। जैसे कि हमारे पास, आप अगर लेट सपोज एक फैक्ट्री है, उसका रेंट देते हैं $10,000। अगर आप 2 फैक्ट्रियां लें, क्या आप $10,000 ही देंगे या ज़्यादा देंगे? अब आपका रेंट चेंज हो जाएगा। 2 का कितना रेंट आ जाएगा, एज्यूम करते हैं कि दोनों का रेंट जो है मिला के $20,000 है। जब आप एक एडिशनल फैक्ट्री ले रहे हैं तो रेंट भी डबल नहीं हो जाएगा? अब यहां तक तो फिक्स था, फिक्स कॉस्ट थी 1,000, एक फैक्ट्री तक $10,000 आप फिक्स रेंट दे रहे हैं। लेकिन आप अगर 2 फैक्ट्रियां ले लें तो अब ये फिक्स कॉस्ट आपकी जंप करके टोटल पे कितनी आ जाएगी, 20,000। अगर आप 3 फैक्ट्रियां ले लें 30,000। ये ऐसे ही है ना, कमरे किराए के कमरे आप ले रहे हो, एक कमरा लेते हो 18,000 देते हो, 2 लोगे तो 36,000 दोगे, 3 लोगे तो आपका चेंज हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा। बात समझ आती है कि नहीं? एक कमरे में 4 लोग रह सकते हैं, 5वां बंदा एडजस्ट करना है तो आपको दूसरा कमरा लेना पड़ेगा। फिर 2 कमरों में 10 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, 11वां बंदा एडजस्ट करना है तो आपको तीसरा कमरा लेना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो हम स्टेप फिक्स कॉस्ट को डिफाइन ऐसे करते हैं, अ फिक्स कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट up to certain activity level and then changes and then remains constant. हाँ जी, एक खास एक्टिविटी तक क्या है, मैंने अभी आपको बताया एक रूम में 5 लोग रह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 5 लोगों तक रेंट है आपका 10,000। आपने 6ठा बंदा डालना है तो आपको सेकंड रूम लेना पड़ेगा, किराए पे लेना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि 5 तक तो फिक्स है, 6ठे के लिए आपको एक और रूम दरकार होगा। जब आप 6ठा बंदे के लिए एक और रूम लेंगे तो आपका रेंट अब क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, क्या है लिखा मैंने, अप टू सर्टेन एक्टिविटी लेवल। एक खास एक्टिविटी तक क्या है, कांस्टेंट है, फिर चेंज हो जाती है, फिर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप अप फिक्स कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऊपर को जा रही है ना, जैसे सीढ़ियां आप ऊपर चढ़ते हो तो ये स्टेप अप है, ऊपर जा रही है। कई सूरतों में ये स्टेप डाउन भी हो सकती है फिक्स कॉस्ट।
जैसे कि 2 पे 1 पे आ गए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं ना, वहाँ पे रेंट कम होना शुरू हो जाता है। पता है आपको, बिल्डिंग्स डिटीरिएट होती है ना, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं। अब ये जो सवात कलाम है वहाँ पे अभी आपको पता है KPK में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है और वहाँ पे बिल्डिंग्स काफ़ी टूटी हैं। तो जहाँ पे रेंट बढ़ना था वहाँ पे रेंट को कम करना पड़ेगा ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यार पहले आप एक बिल्डिंग लेते थे, सैलाब आने से पहले एक कमरा लेते थे 20,000 रुपये में मिलता था, अब वही कमरे की कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। ये ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, एक कमरा उस वक्त 10 पाउंड पे मिलता था और जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी तो 1 पाउंड पे भी लोग देने को तैयार थे कि भाई आप 1 पाउंड पर मंथ हमारे से कमरा ले लें। यानी कि ये केस हम पढ़ाते हैं लॉ के अंदर, इस तरह के भी मामला हुए थे, ठीक है। तो ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आपको, अब आप देखें ना ये जो पाकिस्तान और इंडिया का कन्फ्लिक्ट हुआ था तो बॉर्डर के पास जो घर थे वो लोगों ने खाली किए, खाली करना शुरू किए, चूँकि बॉर्डर से ही आपकी आर्मी ने उसने मूव करना है, राइट। अब क्या था वहाँ पे, अगर खुदा न खास्ता लंबा अरसा चलती तो लोगों ने वहाँ पे रहना ही नहीं था। घर कौन लेना, किसने किराए पे लेना था, फिक्स कॉस्ट तो कम ही होनी थी ना। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आप आ रहे हैं। तो ये कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस में हमारे पास फिक्स कॉस्ट कम हो रही होती है और इन टोटलिटी में कम कर रहे हैं, ठीक है जी। ले जी आगे चलते हैं। आगे हम बात करने लगे हैं आखिरी क्लासिफिकेशन, जो मेन क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। इसको डिपार्टमेंटल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, इसको ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। बाय डिपार्टमेंट हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 तरह की कॉस्ट होंगी बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन में। एक प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, वो कहता है जी कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती हैं और कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जिनको हम क्या नाम देंगे, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो कॉस्ट होंगी ना, जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं ना, तो जो जो कॉस्ट फैक्ट्री में लगेगी ना, इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है ना वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चीज़ों को बनाने से रिलेटेड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बच्चों? बनाने से रिलेटेड, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको क्या नाम देते हैं हम? इन तीनों को ऐड करें तो क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। साथ हम इसके अंदर लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जरा समझ लें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तो हमें पता है, पढ़ा हुआ है कि नहीं? पढ़ा था ना कल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, कल या परसों पढ़ा था हमने जो, ठीक है। अब इसके अलावा भी ना जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना तो कुछ हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लग रही होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के आगे 2 कैटेगरीज हैं। पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स और दूसरी बोलते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। ये सेमी वेरिएबल भी हो सकता है, जो ही नहीं कि हमेशा प्रोडक्शन फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। अब जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का वर्ड है, ओवरहेड्स हमेशा जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये फिक्स भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से होते हैं? जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री है, जैसे इंश्योरेंस है, जैसे सैलरी ऑफ सुपरवाइजर है, यानी कि सुपरवाइजर सैलरी दे रहे हैं हम उसको, फिक्स्ड है। तो ये सैलरी जो होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, रहती वो फिक्स्ड है। जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं करेगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको फिक्स बोलेंगे। जो चेंज कर देगी उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एग्जाम्पल के तौर पे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
अब आप ये जो शर्ट बनाते हैं इसमें जो बटन है, जितनी शर्टें ज़्यादा बनाएंगे बटन्स भी उतने ज़्यादा लगेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी ना। आप जितनी नेक्स्ट कोला बनाएंगे इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहाँ जाएगी? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, विद द एक्टिविटी लेवल इट विल चेंजेस, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। समझ आ रही है कि नहीं? चलूँ आगे। तो हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पता चलना चाहिए, फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं जी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट पे। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं। चूंकि ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, आप इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती हैं? जैसे कि R&D की कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस कॉस्ट, इसके बाद एडमिन कॉस्ट, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। R&D क्या होती है, फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, एडमिन कॉस्ट क्या होती है। लिख लिया, नोट कर लिया, बताओ, समझाऊं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, R&D की बात करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, रिसर्च जो होती है ना, याद रखने वाली बात है कि जब कोई कंपनी नई चीज़ बना रही होती है ना, उस पर क्या करती है? रिसर्च करती है। रिसर्च करती है कि उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी। अब मैंने एक बैग बनाना है, मैं सबसे पहले रिसर्च करूँगा कि यार उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसकी आउटलुक कैसी होगी, फीचर्स क्या होंगे, कितनी पॉकेट्स होंगी, कैसे मैं इसको कैरी कर सकूँगा, इसकी मजबूती क्या होगी। समझ रहे बात? उसको रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च को यूजुअली न्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से हम कहते हैं। डेवलपमेंट होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की। जैसे एक प्रोडक्ट बन चुकी है लेकिन उसके अंदर मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं। जैसे मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ, बैग बना हुआ है लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लगी थी। जैसे मोटरसाइकिल है, होंडा वाले क्या करते हैं, होंडा वाले क्या करते हैं, मोटरसाइकिल के लाइटें चेंज कर दी, उसकी स्टिकर्स चेंज कर दिए, ठीक है, कलर चेंज कर दिया, वो डेवलपमेंट है। प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका हम डिज़ाइन चेंज करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, फीचर्स ऐड कर रहे हैं। जैसे कि दूसरे नंबर पे कॉस्ट कौन सी थी, कौन सी थी कॉस्ट थी? एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट रिलेटेड विद द हेड ऑफिस होती है, जहाँ से हम बैठ के मैनेज कर रहे होते हैं फैक्ट्री को, बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, सो हेड ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट में क्या क्या आ जाती है? जैसे कि सैलरीज हैं आपके हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की। जैसे कि आपने कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी है हेड ऑफिस ने, दैट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसी तरह आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड है हेड ऑफिस पे, जो सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दोगे वो किस में जाएगी? एडमिन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की नहीं है, ये प्रोडक्शन के अलावा वाली कॉस्ट है, ये भी हमारी लग रही होती है। और ऐसी कॉस्ट को हम ज़्यादातर एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। कहाँ पे लेके जा रहे होते हैं इसको? एक्सपेंसेस में लेके जा रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे कॉस्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती हैं? जैसे इंश्योरेंस है, जैसे आपकी लीजिंग है, जैसे आपकी इंटरेस्ट है, आप कोई सूद पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लोन लिया हुआ है आपने, उस पर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसको हम फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आखिरी कॉस्ट है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। सेलिंग कॉस्ट मार्केटिंग की कॉस्ट होती है। जैसे आप बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ये जो डिजिटल मार्केटिंग करते हो, दैट कम्स अंडर द सेलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या होती है? एक चीज़ को दूसरी जगह पे पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को पहुंचाने की कॉस्ट। जैसे आपने एक वैन रखी हुई है, वो फैक्ट्री से चीज़ें लेती है और
आउटलेट्स पे लेके जाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? आपने बाटा में जूते बना लिए, अब आप उसको डिफरेंट आउटलेट्स में लेके जा रहे हैं, वो क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। हर वो खर्चा, हर वो कॉस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस के लिए लग रही है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलेंगे, राइट जी? तो ये मेन क्लासिफिकेशन हमने बात की, इसके अलावा भी और भी क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन हम उसको बिल्कुल एंड पे पढ़ रहे होंगे। यहाँ तक कोई बच्चे को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। इसको आप देख लें ज़रा, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी देख ली और नॉन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन की फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन की फैक्ट्री के अलावा कॉस्ट है। ये क्लासिफिकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, ये ट्रेडिंग में नहीं आती, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में यूज़ की जाती हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन करेंगे ना भाई, ठीक है? बाकी डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ये वो तो कॉस्ट लग रही होती हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ये प्रोडक्शन की यहाँ पे लग रही होंगी सिर्फ। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट को एस्टिमेट कैसे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो उसके लिए स्टूडेंट हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक कार्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट स्केड्यूल या कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट स्केड्यूल या कॉस्ट कार्ड जो है ना, वो हमें हेल्प करता है पर यूनिट कॉस्ट को एस्टिमेट करने में, पर यूनिट कॉस्ट को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने अगर एक प्रोडक्ट बनानी है, मैं एस्टिमेट करना चाहता हूँ कि मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, तो मैं इस कॉस्ट कार्ड की मदद से सारी कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकता हूँ। आपको बच्चे समझ आ रही है? पक्की बात है। सबसे पहले हम कौन सी कॉस्ट लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर पर यूनिट, क्योंकि हम पर यूनिट एस्टिमेट कर रहे हैं ना, एक यूनिट की कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर फिर हम ऐड करते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या ऐड करते हैं बच्चों? और इसका जो आंसर होता है ना, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं, कन्वर्जन कॉस्ट दूसरी होती है, बताता हूँ अभी आपको। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? इसके अंदर हम ऐड करते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो हमारे पास आता है आंसर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल आई, इसके अंदर हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या निकलती है? टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो हमारे पास निकलती है प्राइस, वो कीमत जिस पे हम अपनी चीज़ों को सेल करेंगे, इसको बोलते हैं सेल्स प्राइस। दिस इज हाउ योर कॉस्ट इज एस्टिमेटेड ऑन अ यूनिट बेसिस। यू गॉट इट? एक दफा इसको देख लें। जी, ये एस्टिमेट करने के लिए हम सारी कॉस्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वन बाय वन। अब पेपर में आपको वो जब वर्ड यूज करेगा ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल का वर्ड कब आएगा? मार्जिनल का मतलब होता है वेरिएबल। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का वर्ड बोलते हैं फॉर चेंजेस। जब कॉस्ट चेंज होती है तो वो मार्जिनल कहलाती है। ऐसी कॉस्ट जो चेंज होने वाली हो, मार्जिनल। अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इसको वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं। मार्जिनल और वेरिएबल एक ही चीज़ है, ठीक है बच्चों? मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट एक ही है। और मज़े की बात है, ये जो प्राइम कॉस्ट होती है ये भी क्या होती है? वेरिएबल ही होती है। मैंने आपको बताया था कल एग्जाम्पल में, मैंने लिखा था कि ये वेरिएबल कॉस्ट ही होती है चूंकि ये प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रही होती है। इसलिए तो हम प्राइम कॉस्ट को और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट को क्या कह रहे हैं? हम मार्जिनल का वर्ड, इन दोनों को ऐड करके मार्जिनल कह रहे हैं ना। होगी इसका भेज दिए मुझे, पीडीएफ में भेज दीजिएगा। इसको हम बोल रहे हैं मार्जिनल। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई?
कैसे? मैंने कल आपको बताया तो था कि यार इन तीनों कॉस्ट को जब आप ऐड करते हैं तो ये क्या होती है? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट क्या होती हैं? वेरी करती हैं, वेरिएबल होती हैं। जितना मटेरियल ज़्यादा, जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, डायरेक्ट मटेरियल भी उतना ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट लेबर भी उतनी ज़्यादा लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उतने ज़्यादा लगेंगे। समझ आ रही है कि नहीं बात? तो प्राइम कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जाम्पल है। साथ साथ आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी वेरिएबल ही है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगी तो उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब वेरिएबल ही होता है। मार्जिनल मींस आल्सो द वेरिएबल, यानी कि हम सारी वेरिएबल कॉस्ट को अलग दिखा रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं बात? फिक्स कॉस्ट को अलग दिखा रहे हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अलग हैं, हम अलग से इसको ऐड कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट को अलग से ऐड कर रहे हैं। तो अब जब हम फिक्स को और वेरिएबल को ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट। और बनाने के साथ साथ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बाय द वे दिस इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना, ये 5% है, किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। तो हम इसको एस्टिमेट प्रोडक्शन पे ही कर रहे होते हैं, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। हम सारी कॉस्ट को कहते हैं कि यार ये हमारा 5% है इसका। नोटेड? अब सारी कॉस्ट को ऐड किया तो क्या निकला? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड किया तो सेल प्राइस निकला। चूंकि प्राइस आप चार्ज करो ना, चीज़ों को बेचने की कीमत है। अब प्राइस चीज़ों को बेच रहे हो तो उसमें आप प्रॉफिट को ऐड नहीं करोगे क्या? ऐड करोगे। नोटेड? यहां तक बात क्लियर होगी? लें जी, अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अब हम इस पोजीशन पे आ गए कि हम इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी क्लासेस में आपने शुरू कर दी है एग्जाम किट? अभी नहीं की? तो ये शुरुआत मैं ही करने लगा हूं। नहीं जी, अब देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता कैसे है हमसे, और आपको गैप थोड़ा सा नजर आएगा जो आपने पढ़ा है और जो आप सीख रहे हैं अब, राइट? हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम किट में 36 नंबर क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से आपने इसको पढ़ना है। वो कह रहे हैं द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। अभी आपने ग्राफ पढ़े हैं ना? ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे सबसे पहले जब भी आपने ग्राफ पढ़ना है तो आपने देखना है कि एक्स एक्सिस पे डॉलर पर यूनिट है या डॉलर है। डॉलर का वर्ड होगा तो ये टोटल में होगा, और अगर ये डॉलर पर यूनिट है तो ये पर यूनिट का ग्राफ है। ठीक है? वाई एक्सिस पे उसने क्या, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी लेवल दी हुई है या वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है। ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है इसके नीचे नीचे क्या है? फिक्स कॉस्ट है। ये फिक्स कॉस्ट का एरिया है। चूंकि ये ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है बच्चे? ऊपर से। अगर ये ग्राफ शुरू हो रहा होता नीचे से ही तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई ये जो यहां से जो चीज स्टार्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब नीचे वाला जो एरिया है ना, ये क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है। उसने फिक्स कॉस्ट की यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ की हुई, लेकिन उसने स्टार्ट यहां से किया है, राइट? अब उसके ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है? वेरिएबल है। ये फिक्स नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, लाइन ऐसे नीचे को जा रही है, बढ़ रही थी उसके बाद कम होना शुरू हो गई, नीचे को आ रहा है ग्राफ। अगर चलती रहती तो ये ऐसे चल रही ना, स्टेप डाउन नहीं है ये। अब मुझे बताएं ये ग्राफ किस चीज का है? पहले नंबर पे तो ये देखें, ये सेमी वेरिएबल है। क्यों सेमी वेरिएबल है? ये फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ही ना। अब वो ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ मैंने आपको ऊपर दिया है, कौन सी डिस्क्रिप्शन इस ग्राफ के ऊपर पूरा उतरती है? घुमा के पूछा है उसने, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
आपने तो बेसिक पढ़ा हुआ है कि यार फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होती है। अब जरा दिमाग लड़ाना है आपने। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहले नंबर पे वो कह रहा है एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री पावर, annual cost of factory power where the supplier sets a tariff based on the fixed charge plus a constant unit cost for the consumption which is subject to a maximum annual charge। क्या ये जो ऊपर ग्राफ है क्या इस डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतरता है? जी बताएं, बताएं क्या ये पूरा उतरता है? नहीं उतरता। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो ये कह रहा है द टोटल एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेयर द सप्लायर चार्जेस अ कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट which then reduces a lower amount per unit after a certain level of purchases। Total annual direct material cost where the supplier charges a constant amount per unit, but when purchases exceed a certain level, a lower amount per unit applies to all purchases in the year। Annual total cost of telephone services where the supplier makes a fixed telephone charges, then a constant unit rate for calls up to a certain level, the rate then reduces for all calls above this level। जी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज ये है कि आपने ये देखना है कि वो किस चीज की बात कर रहा है। क्या वो वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, क्या वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है? तो फिर तो बात बनती है, चूंकि ये ग्राफ सेमी वेरिएबल का था। मटेरियल कॉस्ट जो होती है ना वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसका मतलब है कि सारी की सारी मटेरियल कॉस्ट अभी पढ़ा के आए यार, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है। तो मटेरियल कॉस्ट के बारे में वो कह रहा है द टोटल एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेयर द सप्लायर चार्जेस अ कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट देन रिड्यूसेस टू अ लोअर अमाउंट पर यूनिट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ परचेसेस। अगर हम बी का ग्राफ बनाए ना तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है? कैसे बनेगा ये जरा सही तस्वीर नहीं बनी, यहाँ पे बना देते हैं। ये कुछ इस तरह बनेगा। वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होती है, फिर आफ्टर सर्टेन लेवल ये डिक्रीज हो रही है। क्या हमारा ग्राफ इस तरह का नजर आ रहा है? नहीं। तो ये तो ऑप्शन नहीं बनती, क्योंकि ये मटेरियल कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट की सिर्फ बात कर रहा है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट की कोई भी बात नहीं हो रही। टोटल एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेयर द सप्लायर चार्जेस अ कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट बट देन परचेजेस एक्सीड अ सर्टेन लेवल, लोअर अमाउंट पर यूनिट अप्लाइज टू ऑल परचेजेस। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। पर यूनिट कांस्टेंट ही रहती है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट रहती है, आपको पता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, फिर नीचे आ जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो डिक्रीज है ना ये सारे यूनिट्स पे एप्लीकेबल हो रहा है, पहले यूनिट्स पे भी और अगले यूनिट्स पे भी। समझ आई कि नहीं? चलो आगे। तो इसका मतलब है ना बी ऑप्शन बनती है ना सी बनती है, ठीक है? अब ए और डी में सिलेक्ट करना है। एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री पावर, एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री पावर वेयर द सप्लायर सेट्स अ टैरिफ बेस्ड ऑन द फिक्स्ड चार्ज प्लस अ कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट फॉर द कंजम्पशन व्हिच इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम एनुअल चार्ज। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा। पहले हम फिक्स्ड टैरिफ चार्ज करते हैं, फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, फिर वेरिएबल हो जाती है और फिर फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है? नहीं समझ आई? आ गई है? ये ग्राफ किस तरह बनेगा? ये इस तरह बनेगा। अगर इसको बनाने में समझ नहीं आ रही तो ये कांस्टेंट है, टैरिफ फिक्स्ड है। आफ्टर दैट देयर विल बी पावर कॉस्ट, देन सब्जेक्ट टू एनुअल चार्ज। इसका मतलब है फिर जाके फिक्स्ड हो जाएगी। मैं आपको तीनों ग्राफ्स को बना के दिखाया। अब चौथा क्या है? चौथा हमारा सही आंसर है, ठीक है? Annual total cost of telephone charges where the supplier makes a fixed charge and then constant unit rate apply for call up to certain level, the rate then reduces for all calls above this level। call rate variable होता है, यानी कि एक खास हद तक कॉल रेट चलता रहेगा। जैसे हमारा होता है ना यार 2 बजे तक, फिर कम हो जाती है, उसके बाद जितनी भी कॉल करेंगे ना कम रेट पे आ जाएंगी, फ्री हो जाती हैं।
इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक खास, हाँ अगर आपका 1 यूनिट एक्सीड कर जाए, पाकिस्तान में तो कुछ इस तरह का बिल आ रहा होता है ना आपके पास, पाकिस्तान में कुछ बिल इस तरह का है फिक्स्ड, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ रहा है, फिर और बढ़ जाता है, ठीक है, वो ऊपर से ऊपर ही जा रहा होता है, अगले हर यूनिट में ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये देखें ऐसे ऐसे गया और फिर ऐसे ऊपर को चला गया, ये पीक आवर्स का रेट है, समझ आ रही है। यहां पे क्या हो रहा है, एक खास एक्टिविटी के बाद ये बढ़ रही है कॉस्ट, उसके बाद यूनिट रेट कम हो रहा है, तो हमारा ग्राफ कौन सा बनेगा, डी। इसी से मिलता जुलता ग्राफ और देखते हैं, ये वाला। वो कह रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ अ कॉस्ट आइटम एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। ये ग्राफ मुझे बताएं किसका है, सेमी वेरिएबल है, मैंने खड़ा कर देना, जिसने मुझे कहा ना गलत आंसर दिया, मैंने खड़ा कर देना, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आपने गलत आंसर किया ठीक आंसर किया। मौका दे रहा हूं एक और, बच्चे वेरिएबल है क्यों, इसमें फिक्स कोई भी नहीं आ रहा यार, ये ग्राफ ही वेरिएबल का है। कहां से शुरू हो रहा, 0 से, फिर कम हो गई कॉस्ट, फिर और कम हो गई। अब देखें, which of the following situation is described by the graph? Discounts are received on additional purchases of material when certain quantities are purchased. डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे मिलता है डिस्काउंट, मटेरियल की कॉस्ट पे। मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है या फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है। वो कहते हैं एक खास एक्टिविटी तक जब आप चीजें खरीदते हो एक रेट पड़ेगा, जैसे आपने 10 यूनिट्स खरीदे तो आपको रेट पड़ा है $5 का पर यूनिट, समझ आ रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 10 यूनिट्स की, 50। अब अगर आप अगले 10 यूनिट खरीदते हो, वो कहता है अब $5 नहीं पड़ेगा, अब आपको $4 पड़ेगा अगले 10 के लिए। अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5 की बजाय 4 पे आ गई। फिर उसके बाद अगले 10 यूनिट्स आप खरीदते हो 30 तक, अब रेट और कम हो जाता है, 3 पे आ जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ नहीं रही, कम हो रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये रट्टे वाले काम नहीं है, हम रट्टा नहीं मार रहे यहां पे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि डिस्काउंट किस पे मिलता है, मटेरियल पे। मटेरियल क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पे यूनिट पे डिस्काउंट है, बढ़ने से, प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइस कम नहीं हो रही, डिस्काउंट लेने से प्राइस कम हो रही है, जिस चीज पे आप कीमत पे आप चीज खरीदते हो। जैसे आपने पहले 10 यूनिट खरीदे, आपको कॉस्ट ₹5 पड़ रही थी, अगले 10 खरीदते हो पर यूनिट कितनी पड़ेगी, 4। फिर अगले 10 यूनिट खरीदते हो, फिर कितनी होगी, 3। तो इसका मतलब आंसर तो यही बनता है। बी को भी पढ़ लेते हैं। Employees are paid a guaranteed weekly wage together with the bonus for higher production. ये फिक्स से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बोनस, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा बोनस भी मिलता रहेगा, वेरिएबल है, बोनस वेरिएबल है, गारंटीड है साथ। A license is purchased from government that allows unlimited production. बताएं, अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हो, है ना कॉन्सेप्ट, आ रहा है मजा। अब आपको लाइसेंस क्या होता है, फिक्स्ड होती है कॉस्ट। मैंने आपको कितनी एग्जांपल से चीजें समझाई हुई हैं। लाइसेंस क्या, कैसा ग्राफ बनेगा यार, फिक्स लाइन है, आप एक लाइसेंस की कॉस्ट पे करो, जितने मर्जी यूनिट बनाई जाओ, टेंशन ही कोई नहीं। एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट 10,000 ही है, ठीक है। एडिशनल स्पेस इज रेंटेड टू कोप विद द नीड ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, एडिशनल स्पेस इज रिक्वायर्ड।
एक क्वेश्चन है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी थी कि यार हर एरिया का, हर ऑप्शन का क्या ग्राफ बनता है। ओके, अभी तो हम थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं, पेपर में आपकी ये थिंकिंग ब्रॉडर हो जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस इतनी कर चुके होगे कि आपको मसला नहीं आएगा, राइट। चलो आगे, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मसला तो नहीं है, आपको मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं आ रही है समझ? जी बच्चे आ रही है, आपने तो पहले पढ़ा हुआ है। और देखते हैं जी, इसका आंसर कौन बताएगा? जो बताएगा उसके लिए क्लैपिंग, जो पहले बताएगा उसके लिए क्लैपिंग। सही बताना है, बताने का मतलब ये नहीं गलत बताना है, क्लैपिंग नहीं, वरना फिर मैंने खड़ा कर देना है। मैं वैसे लिहाज नहीं करता होता बच्चियों में और बच्चों में, ठीक है, तो ज़रा ध्यान देना है। इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता, इसलिए कि पढ़ लेंगे, इसको पढ़ा जा रहा है। और मजे का सवाल है, और अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं जो मैंने करवाए हैं, तो ये चुटकियों में निकलना चाहिए। 2 मिनट है आपके पास। कितना टाइम है एक मार्क के क्वेश्चन को? 1.2 मिनट्स। एक नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन है जी, कितने मिनट्स में सॉल्व करना है? 1.2। 2 नंबर का ये सवाल है, 2.4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। लग रहे हैं आप फारिग हो एसीसी के हवाले से। एसीसी में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट में आंसर दें। अब जरा इसने उल्टा सवाल दिया है, इसने पहले अब आपको दी है डिस्क्रिप्शन और नीचे दिए ग्राफ। खड़ा कर देना मैंने अगर सही नहीं बताया तो। जी बताना, अब आपने बताना क्यों? जी भाई, सी, सी है गलत। बैठ जी, बच्ची हो जी, क्यों? समझा के आए हो अभी, ऊपर बनाया भी है ये ग्राफ, कहीं ना कहीं ये मैंने बनाया है ऊपर, ये उसी की बेस पे है। मैथ्स के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं ग्राफ बनाने में, चार्ट बनाने में। नहीं, ग्राफ चार्ट बनाते तो हो आप लोग, इतने ज्योमेट्री श्योमेट्री ये वो। मैंने ना आपसे थोड़ी सी हेल्प लेनी है बच्चे के लिए अपने, आपके लिए भी टेस्टिंग हो जाएगी, मुझे पता तो चले मेरा स्टूडेंट है कितने पानी में। 8 क्लास के बच्चे को हेल्प तो कर सकती हैं आपके? नहीं कर सकती हैं? भूल तो नहीं है मैथ्स एसीसी में आके? जी ए, तुक्का नहीं मारना, तीर निशाने पे लगना चाहिए। डी है, आपका क्या आंसर था? डी था, आपका ए था, डी था आपका? आपने तो पहले पढ़ा हुआ ये, बस। हाँ जी, ए और बी तो है ही नहीं, नहीं है, इसको तो लगाएं काटा। किसकी बात कर रहा है? मटेरियल कॉस्ट की। मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है।
ठीक है, वो कह रहा है the total material cost of a company is such that when total purchases exceed 15,000 units in any period, then all units purchased, including first 15,000, are invoiced at a lower cost. अब ये जो C और D में फर्क है ना, आंसर C D है। ये जो है ना, ये तो बता रहा है कि यार 15,000 के बाद डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट कह रही है वो कह रही है कि पहले 15,000 भी और अगले 15,000 भी। अब देखो 15,000 तक तो ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, राइट? अब ये नीचे को आ जाएगी, नीचे आ रही है ना। अब ये वेरिएबल कॉस्ट यहां से स्टार्ट हो रही है, फिर दोबारा से जीरो से, उसने लाइन ही बनाई हुई। अब यहां से स्टार्ट होगी है, ये नीचे को डिक्रीज करेगी और यहां से आगे और इसके पीछे भी डिस्काउंट एप्लीकेबल है। हाँ, पिछले यूनिट्स इंक्लूडेड है, जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, द राइट आंसर इज दिस वन। ओके बच्चों, लो जी चामत आई फिर दोबारा। इसका ग्राफ भी मैं बना आया हूं, बना के आया हूं, ऊपर बनाया है। जो पहले दो क्वेश्चन समझाए ना, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया उस पर कि आगे आपकी जिंदगी आसान हो जाए। इस क्वेश्चन को पढ़ना और अंडरस्टैंड करना आ जाए आपको। स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहले स्टेटमेंट बताओ। A supplier of telephone services charges a fixed line rental per period. The first 10 hours of the telephone calls by the customers are free. After that, all calls are charged at a constant rate per minute up to a maximum. Therefore, all calls in that period are again free. ये है ग्राफ सेमी वेरिएबल का। टेलीफोन बिल की बात कर रहा है तो सेमी वेरिएबल ही है ना कॉस्ट। आपको बच्चे समझ आ रही? आपको बताएं बताएं, पूछें। जहां पे चीज समझ ना आए हेजिटेट नहीं करना। यहां पे कोई डंडा शंडा हमने नहीं रखा हुआ, मारनी पड़ेगी। बताएं कहां पे समझ नहीं आई? पिछले क्वेश्चन की समझ आई? इसकी समझ आ रही है? हाँ जी, देखें टेलीफोन जो बिल है वो फिक्स्ड होता है, सेमी वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। बताएं, सेमी वेरिएबल होता है। टेलीफोन बिल के अंदर दोनों कंपोनेंट्स हैं, फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। एग्रीड? ये बात समझ आती है? इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ना, ये सेमी वेरिएबल का ही ग्राफ है। और अगर हम चारों ग्राफ देखें तो ये सेमी वेरिएबल ही तकरीबन ही हैं सारे। ये सारे ग्राफ ही सेमी वेरिएबल हैं यार। स्टार्ट में फिक्स है। कौन सा ग्राफ होगा? पहले फिक्स्ड है 10 तक, वेरिएबल रहेगी, फिर फिक्स, फिर दोबारा फिक्स। ये है एसीसी का लेवल। आज थोड़ा सा अंदाजा हुआ? अभी तो हमने थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया है। अभी पहले हमने थोड़ा सा आराम आराम से खेला है, शौक नहीं दिया मैंने आपको। अगर ये पहले दिन शौक देता तो आपने भाग जाना था। कितने दिन गुजर गए शौक देने से पहले? कितने दिन गुजारे? कितना टाइम हो गया आपको? हफ्ता हो गया? 1 वीक हो गया ना। लो जी, आगे और शौक दूं? नहीं बनता तो है ना। अब देखें, इतना पढ़ा है, आधा चैप्टर कर लिया यार। लो जी, अंकल जॉर्ज पीएलसी मेक स्टेशनरी। क्या बना रहे हैं? स्टेशनरी आइटम्स, पेन, पेंसिल, कॉपियां, ये वो। हाउ वुड इट क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट? अब ये छोटा सा उसने सिनेरियो बना दिया। अब आपने स्टेशनरी का कारोबार है, उसमें से ढूंढ रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कौन सी होगी, एडमिन की कॉस्ट कौन सी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी। परचेज ऑफ प्लास्टिक टू मेक पेन्स, ये कहाँ जाएगी? मटेरियल की कॉस्ट कहाँ जाती है? आपने प्लास्टिक खरीदा ना पेन बनाने के लिए, कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन में। पेपर में ना आपको वो इस तरह का सर्कल बना के देगा, आपने उस पर सर्कल पे ना क्लिक करना है तो वो ऑप्शन चूज हो जाएगी। टिक करेंगे तो वो
ऑप्शन लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो डब्बे बनाए हुए ना। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स बोनस एडमिनिस्ट्रेशन है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, ये फैक्ट्री का खर्चा है, मेरे मैथ्स वाला बच्चा बताएगा। कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन में। वेरी गुड। कि हम लोकेशन वाइज देख रहे हैं कि कौन सा खर्चा कहाँ पे हो रहा है, प्रोडक्शन में हो रहा है या प्रोडक्शन के बाहर हो रहा है। सैलरीज ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन का खर्चा है। ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ सेल्स टीम कार्स, सेल्स टीम कार, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। ठीक है, समझ आ गई? अब यहाँ पे आपने 5 ऑप्शन सिलेक्ट करनी थी जिसके 2 नंबर आपको मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। उत्तर होने से मैं आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुए हैं, आगे देखो। अब आपने बताना है, सिंपल से हैं। नहीं नहीं, आप बताएंगी। बता मेरा बच्चा। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोग ना ACCA को होलाले लेते हैं कि यार बड़ी आसान क्वालिफिकेशन, यार ऐसे चुटकियां मारेंगे ना तो निकल जाएगा। ठीक है, मैं बुरा नहीं बनाना, खास तौर पे CA वाले बच्चे कहते हैं कि यार बड़े आसानी से हो जाता है। मैं भी कहता था जब मैं CA से आया था ना, ACCA में, यार ये पहला पेपर फंसा था ना, जब 3 दफा दिया था, थ्योरी का पेपर था, वहां पे हम रट्टे मार मार के, एक पेपर था जिसमें एग्जाम्शन नहीं थी ना, वो पेपर दे, यहाँ पे वो खाना खराब, केस स्टडी का पूरा पेपर था। CA में हमने कभी केस स्टडी का पेपर देखा नहीं था। कैफ की बात कर, कैफ लेवल से जब मैं आया था ACCA में, तो उस पेपर में हमें एग्जाम्शन नहीं थी, BT का पेपर था। BT उस वक्त कैफ लेवल, कैफ में नहीं पढ़ाया जाता था। अब हम बड़े फन्ने खां बन के आए, BCom भी किया हुआ है, CA इंटर भी किया हुआ है, निकल जाएगा। CA उस वक्त FSC के बाद भी होता था, BCom के बाद होता था, सॉरी ग्रेजुएशन के बाद होता था। और उस वक्त हमारा ना एक टेस्ट होता था PPT का, प्री एंट्री प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? प्री एंट्री प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो कंपलसरी होता था, चाहे आपके 99 मार्क्स है ना वो आपको देना ही पड़ता था। वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। उसकी भी एक स्टोरी है, इंशाल्लाह कभी आपको बताऊंगा। जब मैं BCom पार्ट 2 कर रहा था ना, तो मैंने घर में बगैर बताया, किसी को भी नहीं बताया था, मैंने वो टेस्ट दे दिया था। मैं पहले पंजाब कॉलेज से क्लासेस लेता था BCom पार्ट 2 की, फिर घर जाके खाना खाता था, साइकिल पकड़ता था, फिर मैं घर से मुस्लिम टाउन से जाता था वो पैक गालिब मार्केट साइकिल पे। रमज़ान का महीना था, एक पूरा महीना लगाया था, PPT की तैयारी की थी। घर वालों को नहीं पता था, मैं बस यही बता रहा था मैं एक ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो अल्लाह भला करे, 1 महीने में पास किया एप्टीट्यूड टेस्ट, तो मैं CA में एंटर हो गया था उस वक्त। BCom पार्ट 2 के साथ मैंने CA स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद इरादा चेंज हुआ, ज़िंदगी ने ट्विस्ट लिया। तो हम लोगों को ना कई दफ़ा, जब तक आप एक किसी चीज़ के अंदर अपना पाँव नहीं डालते, आपको पता नहीं होता कि यार वो बात है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, बट द वे द ACCA टेस्ट यू इज वेरी डिफरेंट। इसका जो लेवल है, ये आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ACCA को बने हुए 108 कितने साल हो गए हैं, 106 में बनी थी, 1906 में बनी थी, सॉरी 1907 में बनी थी, सॉरी 1907 से कितना साल हो गए हैं अब, तकरीबन 118 साल। और उसके बाद एक मज़े की बात बताऊं, आज तक एक सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। इतना रिफाइंड पेपर बनता है इसका। यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी अकाउंटेंसी बॉडीज है ना, वो पेपर को CA के फाइनल पेपर्स जो हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ACCA की बेस पे देखा जाता है, परखा जाता है। उसको सामने रख के ICAW का भी जो पेपर बन रहा होता है वो भी तकरीबन इससे से मिलता जुलता बन रहा होता है। और ACCA इस वक्त सबसे लीडिंग क्वालिफिकेशन है पूरी दुनिया में।
आप माने या उसको ना माने, पूरी दुनिया में लीड कर रही है, इसलिए कि ACCA की हर बॉडी के साथ ना, हर बॉडी के साथ, हर मुल्क की अपनी जो लोकल बॉडी होती है वो CA बॉडी होती है, उसके साथ बहुत अच्छी यस है। मैं मॉरिशस में था तो ACCA वाज इक्वलेंट टू द लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी, उसका नाम था मीपा, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स, मीपा। तो इफ यू आर एन ACCA, so you are MIPA, you are Mauritian Institute of Public Accounting, you are an accountant, you can practice accounting over there. No need to do any papers after this. कनाडा जाते हैं, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाके आप अपने आप को वैल्यूएट करवा सकते हैं, 2 पेपर देने पड़ते हैं आफ्टर ACCA। क्यों? वो इसलिए कि वो कहते हैं कि भाई आपने जो अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन पढ़ी हुई है ना, और उसके अंदर जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं वो मोस्ट अप टू डेट हैं, यानी कि इस वक्त जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए तो हमारा हर साल सिलेबस चेंज हो रहा होता है, उसमें चेंजेस लाई जा रही होती हैं, वो पुरानी थकी हुई चीज़ें नहीं हमें पढ़ा रहे होते। अब सबसे पहले इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉइस जो रेस की थी वो ACCA बॉडी ने की थी। उसको देखा देखी बाकी कॉलेज क्वालिफिकेशंस ने क्या किया, उसको फॉलो करना शुरू किया। तो आप ये कह सकते हैं कि ACCA समवेयर समहाउ इट इज अ ट्रेंड सेटर्स, ट्रेंड सेटिंग करते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये, जब हम आते हैं ना CA से ACCA में स्विच करते हैं तो हमें चेंज फील होता है, इसलिए कि देखो यहाँ पे जो चीज़ें आप ये पढ़ रहे हो ना, ये मैंने चूंकि CAF 3 भी पढ़ाया हुआ, ये पेपर बहुत सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांस पेपर के बराबर है जो आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेवल 1 में पढ़ रहे हैं। तो आपको आगे जो PM का पेपर बहुत खूबसूरत पेपर है, ये केस स्टडी की आगे आती है ना CA? हाँ CA में ये इस तरह की केस स्टडीज बना के आपको दी जाती हैं। तो बहरहाल हम ये डिबेट में नहीं कभी भी पढ़ेंगे कि यार कौन सी बेहतर है कौन सी बेहतर नहीं है, बात सिर्फ यही है कि दोनों ही प्रोफेशनल हैं, दोनों ही रिस्पेक्टेबल क्वालिफिकेशंस हैं और दोनों की अपनी एक डोमेन है, राइट? तो हम उसकी डिबेट में नहीं जा रहे। P. हैरिंगटन इज अ गोल्फ बॉल मैन्युफैक्चरर, वो गोल्फ बनाता है, गोल्फ बॉल्स बनाता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट बाय नेचर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द टेबल बिलो। मशीन ऑपरेटर वेजेस कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? ये डायरेक्ट में। वेजेस डायरेक्ट में जाते हैं, बताया था मैंने। सुपरवाइजर वेजेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। रबर फॉर द गोल्फ बॉल्स, रबर फॉर द गोल्फ बॉल्स डायरेक्ट में, वन ऑफ द मेजर एलिमेंट है ना यार जिससे प्रोडक्ट का बॉल बनेगा। सेल्समैन सैलरीज इनडायरेक्ट में जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आपने इसी पैटर्न पे एक तो क्वेश्चन करना है 54, राइट डाउन द असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 52, 51, मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूं। 50, 47, 45, 44, 43, 41, उसके बाद 38। बस कितने क्वेश्चन हो गए? 10। तो बस 10 और बस इसके साथ और भी है, सुन लें, और भी दे रहा हूं काम। शुरू में तो हम सिर्फ आराम से खेल रहे थे टिक टिक करके, और भी लिख लें। 58, मेरी आदत है कि मैं आधे क्वेश्चन खुद कराऊंगा, आधे से भी थोड़े कम कराऊंगा और ज्यादा काम आपको दूंगा करने के लिए। क्यों? तो आपका कॉन्फिडेंस हो। मैंने आपके साथ जाना तो नहीं ना पेपर में,
हाथ पकड़ के मैं ये तो नहीं कहूँगा ये इसका आंसर ये है, ठीक है। कल इसके साथ साथ आपने किताब से, टेक्स्ट बुक से जितना मैंने पढ़ाया, किसका, बुक का, आपने खुद ढूंढना है, ये बाप का काम है, मैं नहीं बताऊंगा। ये बाप का काम है। जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स पढ़ी, क्लासिफिकेशन बाय नेचर पढ़ी, बिहेवियर पढ़ा, और कौन सा पढ़ा, बाय फंक्शन, ठीक है। आपने जो पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक आपने अपना पढ़ के आना है विद एग्जाम्पल्स। जो भी एग्जाम्पल बीच में आ रही होंगी उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपने खुद से करनी है। मैंने कल आपके रजिस्टर चेक करने हैं, रट्टे वाला काम नहीं करना कि पीछे से आंसर देख के लिख लिया, सॉल्व हैं होंगे वो आपने करना है। और साथ कैलकुलेटर्स ले लिए हैं सारों ने, आपके पास है कैलकुलेटर? कैलकुलेटर कल मैंने चेक करने हैं, आपने प्लीज कैलकुलेटर लेकर आने, इसलिए कि कल के बाद हम आ जाएंगे कैलकुलेशंस पे, मैथ्स वाले काम करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।